हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित जोशी और आप मुझे देख रहे हैं मंथन आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है जिसमें हम आज लेक्चर नंबर 28 के अंदर है। हम लोगों ने क्या क्या करा है, हम क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्विक रिवीजन नहीं, जिस हम टॉपिक्स देखेंगे, जो हमने टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, एंड उसके बाद हम लोग आज का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको देखेंगे। ओके, टेलीग्राम पे हमारा ये टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल है मंथन आईएएस क्लास करके। क्लासेस के पीडीएफ या फिर कोई भी अगर नई वीडियो आती है, उस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर लिंक चाहिए आपको, तो वहाँ पर आपको डायरेक्टली मिल जाता है। कई बार क्या होता है, यूट्यूब पे नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं, तो ये एक बेहतरीन तरीका है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे भी आपको जो है इसको लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज ये आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो। अभी हम लोग बढ़ने वाले हैं आगे की तरफ। बढ़ने से पहले एक बात जानते हैं, हम लोग क्या करे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसके अंदर प्रेम्बल हम लोगों ने पढ़ा। प्रेम्बल से भी पहले हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, एंड साथ ही साथ हमने शेड्यूल्स देखी थी। शेड्यूल्स के अलावा हमने पार्ट्स देखे थे। 25 पार्ट्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं इस टाइम में। और साथ ही साथ हमने फर्स्ट पार्ट को देखा था, जो कि यूनियन एंड टेरिटरी है। सेकंड पार्ट सिटीजनशिप, थर्ड पार्ट हमने देखा फंडामेंटल राइट्स, एंड फोर्थ पार्ट हमारा डीपीएसपी था। फोर्थ ए पार्ट जिसे हमने कल देखा था, वो था आपके फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 20 में। हम लोग जंप मारने वाले हैं किसके अंदर, पार्ट नंबर 20 के अंदर। पार्ट नंबर 20 के अंदर जो कि अमेंडमेंट से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो भी होते हैं उससे रिलेटेड आर्टिकल नंबर 368 एकमात्र आर्टिकल उसके अंदर है। उस आर्टिकल को हम लोग देखने वाले हैं। ओके, देखो भाई, अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज आर्टिकल नंबर 368। 368 जो कि हमने, आपको बहुत लोगों को पता होगा, आर्टिकल नंबर 368 हमने कहाँ से अडॉप्ट किया हुआ है, साउथ अफ्रीका से। कहाँ से अडॉप्ट किया है, साउथ अफ्रीका से। अब बात करें अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो, सबसे पहले समझो किसी भी संविधान को अमेंडमेंट क्यों करना पड़ता है। कोई भी चीज़ें जो है, जैसे हमारा देश 1947 के अंदर आज़ाद हुआ था, 1950 के अंदर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950 के अंदर। हमें क्यों आज की डेट में अमेंडमेंट करने पड़ते हैं। इतने सारे अमेंडमेंट हम लोग कर चुके हैं, 100+ अमेंडमेंट हम लोग जा चुके हैं, राइट। तो जो है एक बात को समझिए, जो हमारा 1950 के अंदर जो हमारे देश की स्थिति थी और जो आज की स्थिति है, उस स्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर है। इस बात को मानते हैं ना। मानते हैं तो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस टाइम में जो प्रोविजंस उसके अंदर किए गए थे, और उनमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट आज के हिसाब से, हमारी मॉडर्न लाइफ के हिसाब से होना चाहिए। इस बात को ही मानते हैं, इसीलिए अमेंडमेंट किए जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, बहुत सारे अमेंडमेंट है। ये जो है अमेंडमेंट जरूरी नहीं 368 के थ्रू ही हो, सिंपल मेजोरिटी के थ्रू भी अमेंडमेंट होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन उसको हम 368 के अंदर काउंट नहीं करते हैं। तो समझते हैं, धीरे धीरे एक एक करके हम लोग चीज़ों को समझते चले जाएंगे आगे। अभी हम लोगों को क्या देखना है सबसे पहले हम लोग जो है टू डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस, आर्टिकल 368 ऑफ पार्ट नंबर 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। 2 तरह के अमेंडमेंट्स हमें प्रोवाइड कराता है आर्टिकल नंबर 368। जनरली 3 टाइप्स के अमेंडमेंट होते हैं। सिंपल मेजोरिटी के थ्रू होता है एक, जो दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, एंड स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट विद द रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। 2 तरह के अमेंडमेंट यहाँ पर दिख रहे हैं। एंड तीसरा मैंने आपको बताया सिंपल मेजोरिटी के थ्रू। वो यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, वो यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि उसको हम 368 के अंदर काउंट नहीं करते हैं। 368 के थ्रू हम जो उसको अमेंडमेंट नहीं मानते। जब हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, हमने देखा था कि वहाँ पर जब कोई अमेंडमेंट होता है, जब किसी हम नए राज्य को इंक्लूड करते हैं, या किसी राज्य का हम नाम बदलते हैं, किसी राज्य का हम एरिया बदलते हैं, तो हम उसको 368 के थ्रू अमेंडमेंट नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सिंपल मेजोरिटी के थ्रू अमेंडमेंट हो रहा है। बात समझ रहे हैं ना। सिंपल मेजोरिटी के थ्रू जब अमेंडमेंट होता है तो हम उसको 368 के थ्रू अमेंडमेंट नहीं मानते। सिर्फ इतना जानो आप। तो हमारे जो 2 लेजिस्लेटिव हाउसेज हैं, कौन कौन से, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों में ही हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का लेजिस्लेशन चलता है, राइट। तो जब किसी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना है तो दोनों हाउसेज की परमिशन चाहिए। परमिशन बोले तो उनमें वोटिंग होती है। वोटिंग कैसे, देखो, एक सिंपल मेजोरिटी है, उसी के टाइप से बता रहा हूँ। सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी, एंड साथ में रेटिफिकेशन बाय द हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। क्या मतलब है समझो। सिंपल मेजोरिटी का मतलब कुछ नहीं है, जितने भी लोग हैं वहाँ पर एक सिंपल जो है आपके 1/2, जो हाफ होता है, हाफ से अगर एक मेंबर ज़्यादा ले लो अब, तो वहाँ पर आपको सिंपल मेजोरिटी मिल जाती है। ठीक है। और स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी में मतलब जो टोटल स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट की, ठीक है, जो भी टोटल स्ट्रेंथ है, जैसे लोकसभा में जाएंगे, लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ अभी के टाइम पे कितनी है, 543। ठीक है, 545 हुआ करती है, 2 एंग्लो इंडियंस को अभी हटा दिया गया है, तो 543 अभी की स्ट्रेंथ है। टोटल स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लोकसभा के अंदर कितने लोग बैठ सकते हैं, 543 है। ठीक है, तो सिंपल मेजोरिटी के लिए मतलब कितना कितना चाहिए, इसका हाफ कर दो, 272।
272 मतलब 272 लोग की जब तक परमिशन नहीं होगी लोकसभा के अंदर किसी बिल को लेके, तब तक वो स्पेशल मेजोरिटी के अंदर नहीं आएगा। पहली कंडीशन है स्पेशल मेजोरिटी की, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि जो टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की, समझो ऐसे नहीं समझ पाओगे ना। एक मिनट, यहाँ पर से हम लोग ले लेते हैं। देखो यह है लोकसभा, यह है लोकसभा जहाँ पर 543 लोग हैं। 543 लोग हैं, इसका अगर हम 1/2 करें कितना हो जाएगा, 271.5, इतना ही होगा। तो हमें जो है अब आधा आदमी तो होता नहीं है ना, तो 272 जैसे हमारे मेंबर्स आएंगे तो ये पहली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी कि हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप। स्पेशल मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जो स्पेशल मेजोरिटी होती है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टोटल मेंबरशिप, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 543 है, उसमें से हाफ 271.5, एंड अगर हम उसको रेटिफाई करेंगे 272 के अंदर हमारे पास इतने लोग होने चाहिए जो कि उस बिल का समर्थन करते हैं, उस बिल पर वोटिंग करें। ये होगी पहली कंडीशन स्पेशल मेजोरिटी के अंदर। दूसरी कंडीशन क्या है, जितने लोग प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं। अब 543 लोगों की स्ट्रेंथ है तो उतने लोग आते थोड़ी ना होंगे, आते होंगे क्या सारे एमपीज आपको लगता है कि लोकसभा के अंदर पहुंचते होंगे? नहीं पहुंचते होंगे हर मीटिंग के अंदर ना। तो इसलिए जो है यहाँ पर जितने लोग प्रेजेंट है, ठीक है, या जितने लोग वोटिंग, अब प्रेजेंट हैं तो वोटिंग करेंगे, वो सी बात है। जितने लोग प्रेजेंट हैं, जितने लोग वोटिंग कर रहे हैं, उनका 2/3 होना चाहिए, 2/3 उस बिल के समर्थन में होना चाहिए। ओके, कैसे मतलब समझो, जैसे मानो 300 लोग आए, 300 लोग आए, प्रेजेंट 300 लोग हुए, 300 लोगों में से 300 का आधा कितना होता है, 300 का आधा 150, ठीक है। 150 नहीं चाहिए हमें, कितना चाहिए, आधा नहीं चाहिए हमें, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। 2/3 मेजोरिटी का मतलब कितना होता है इसमें 200 लोग होता है। अगर आप 300 का 2/3 निकालेंगे तो 200 होगा ना, तो 200 लोग इसको मानने चाहिए, एंड साथ ही साथ कितने, 272 तो मिनिमम लोग होने ही चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 300 लोग आएंगे, 300 लोग की अगर 300 लोग आए तो किस केस में आप तो कहोगे सर ऐसे तो होगा ही नहीं, बिल्कुल होगा। देखो 300 लोग अगर आए हैं, 300 लोग अगर वोटिंग के लिए आए हुए हैं, तो मानो सपोज 272 लोगों ने क्या कर दिया, इस पर वोट कर दिया, तो ये बिल पास हो जाएगा लोकसभा के अंदर। कैसे हो जाएगा, देखो पहली कंडीशन क्या है, 272 लोग होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। अब 300 का 2/3 कितना होता है, 200 होता है, 200 से तो ऊपर है ना 272, इसीलिए यहाँ पर ये बिल क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अगर इन केस ऐसा होता है, सपोज स्ट्रेंथ है 500 लोग आ गए वहाँ पर, कहाँ पर, लोकसभा के अंदर 500 लोग आ गए, और इसको 272 लोगों ने समर्थन कर दिया, बट 2/3 लोग नहीं मिल पाए। कितने नहीं मिल पाए, 2/3 लोग इसको नहीं मिल पाए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी बिल जो है पास नहीं माना जाएगा। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, 272 लोग तो कम से कम होने ही चाहिए। ओके, अब आप कहो सर अगर 270 लोग आए हैं या 271 लोग आए हैं, सर उस केस में क्या होगा, उस केस में बिल को नहीं पास किया जाएगा, बिल पास नहीं हो सकता उस केस के अंदर अगर 271 ही लोग, क्योंकि 272 तो मिनिमम लोग चाहिए ना आपको किसी भी बिल को पास कराने के लिए, जो सिंपल मेजोरिटी वाला केस है ना। तो सिंपल मेजोरिटी बोले तो टोटल स्ट्रेंथ का कम से कम हाफ होना चाहिए। ओके, हाफ मतलब 272 होना चाहिए। 272 से ही कम लोग हैं तो कैसे बिल पास होगा, नहीं हो पाएगा ना उस केस के अंदर। तो यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हो गई सिंपल मेजोरिटी की बात। अब बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट विद रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब कोई ऐसा बिल है जो स्टेट्स को अफेक्ट करता हो, जैसे जीएसटी है, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, जहाँ पर स्टेट भी कहीं ना कहीं से हिस्सेदार होते हैं, स्टेट को भी कहीं ना कहीं से फ़र्क पड़ रहा है उन चीज़ों से। तो कम से कम जो टोटल हमारे 28 राज्य हैं, 28 में से कम 14 राज्य जो उसमें अपनी सहमति दें, सिंपल मेजोरिटी के थ्रू होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये रेटिफिकेशन किसके होगा, सिंपल मेजोरिटी से होगा। बाकी स्पेशल मेजोरिटी आप समझ गए हो। स्पेशल मेजोरिटी एक बार और समझिए, कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे। स्पेशल मेजोरिटी कुछ नहीं है कुछ नहीं है स्पेशल मेजोरिटी, जो टोटल स्ट्रेंथ है 543 का आधा कितना होता है 271.5, उसको हम रेटिफाई करें 272 लोगों ने अगर वोटिंग कर दी तो पहली कंडीशन फुलफिल होगी, ठीक है। मिनिमम 272 वोट होने ही चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि जितने लोग प्रेजेंट हैं या जितने लोग वोट कर रहे हैं उनके 2/3 लोग होने चाहिए।
2 तिहाई लोग जो है उस पर वोट करने चाहिए। जैसे ही दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो स्पेशल मेजोरिटी पा जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर। ऐसा ही सेम लोकसभा के अंदर, ऐसे ही सेम राज्यसभा के अंदर, ठीक है। बाकी सम आर्टिकल्स प्रोवाइड द अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, जितने भी लोग प्रेजेंट और वोट हैं उनकी सिंपल मेजोरिटी के थ्रू वो जो है पार्लियामेंट में पास हो जाता है, ठीक है। कौन कौन से वो आगे हम लोग समझेंगे, ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट हमने 3 तरह के टाइप्स देख लिए, कौन कौन से। सिंपल मेजोरिटी जिसको हम 368 के अंदर काउंट नहीं करते हैं, एंड स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ओके, देखो सिंपल मेजोरिटी की तरफ कौन कौन से पार्लियामेंट के अंदर चेंज किया जाता है, अमेंडमेंट कौन कौन से होते हैं सिंपल मेजोरिटी की तरफ ध्यान देते हैं। इसको हम जो है ध्यान रखिएगा 368 के अंदर काउंट नहीं करते हैं। एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग, जो हमने पार्ट नंबर 1 के अंदर भी देखा था इन सब चीज़ों को, राइट। एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो भी स्टेट्स के अंदर, अभी कितनी स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं बताइए, अभी 6 स्टेट्स के अंदर है, राइट। तो किसी स्टेट के अंदर हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है या हटानी है तो वहाँ पर हम सिंपल मेजोरिटी के थ्रू उसको हटाया कर सकते हैं। सेकेंड जो स्टेट है जहाँ इमोल्यूमेंट्स हैं, ठीक है, इमोल्यूमेंट्स मीन्स जो भी वेतन भत्ते वगैरह की बात की है सेकेंड शेड्यूल के अंदर, इनमें भी अगर कोई चेंजेस वगैरह करना है तो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू करेंगे, ठीक है। अलाउंस, प्रिविलेज एंड सो ऑन ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर्स एंड स्पीकर, जजेज, ये सब भी जो इनके प्रिविलेजेज हैं, जो अलाउंसेज हैं, ये सबको जो है हम किसके थ्रू सिंपल मेजोरिटी के थ्रू कम या बढ़ा सकते हैं। कोरम इन पार्लियामेंट, कोरम ऑफ पार्लियामेंट, जो भी हमारे पार्लियामेंट का कोरम अभी वर्तमान में कितना है 10% है। कोरम का मतलब कि कोई भी सेशन अगर हमें कंटिन्यू करना है तो कम से कम 10% लोग होने चाहिए। किसका 10%? जो भी टोटल स्ट्रेंथ है, जैसे 543 यहाँ पे स्ट्रेंथ है तो टोटल स्ट्रेंथ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 55 लोग कम से कम होने चाहिए किसी भी सेशन को कंटिन्यू करने के लिए लोकसभा के अंदर। ऐसे राज्यसभा के अंदर है 10%, तो राज्यसभा के अंदर 245 की टोटल स्ट्रेंथ है, टोटल 25 लोग कम से कम होने चाहिए किसी भी सेशन को कंटिन्यू करने के लिए राज्यसभा के अंदर ठीक है। अभी देखो आगे आगे क्या है, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट, इट्स मेंबर एंड इट्स कमिटीज। ओके, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। यूज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, इंग्लिश जो लैंग्वेज का यूज होता है पार्लियामेंट के अंदर, कब करना है कब नहीं करना है, ये सब चीज़ों का वहाँ पर जो है अमेंडमेंट किया जाता है सिंपल मेजोरिटी के थ्रू। ये जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं सब सिंपल मेजोरिटी के थ्रू जो भी होते हैं सब आप पढ़ भी सकते हो, ठीक, कुछ ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ द प्रिसाइडिंग जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट, ये जजेज क्या है मतलब कुछ नहीं, लोअर जजेज हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के सबसे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं CJI, राइट। तो CJI जो है उनके नीचे जितने भी जजेज हैं उनके लिए क्या हो जाएंगे, प्रिसाइडिंग जजेज हो जाएंगे। ओके, कन्फर्मेंट ऑफ मोर जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सिटीजनशिप इक्वाइजेशन एंड टर्मिनेशन, ये हमने उसके अंदर ही पढ़ा है पार्ट नंबर 2 के अंदर। इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, और जो पार्लियामेंट का जो इलेक्शन है उसको भी जो है सिंपल मेजोरिटी की थ्रू रखा गया है। डेलिमिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड जो भी नियम कानून बनाने हैं, ठीक है। 5th शेड्यूल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, 5th शेड्यूल हमने पढ़ा था। 6th शेड्यूल की बात करें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, इसको ही सिंपल मेजोरिटी की थ्रू रखा गया। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, 7th शेड्यूल जो है उसको जो है न तो सिंपल मेजोरिटी ना स्पेशल मेजोरिटी है, क्या है, तीसरी टाइप की जो मेजोरिटी है, स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। ओके ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बात करें स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट किस किस चीज़ में है। देखो, स्पेशल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर वोटिंग एट द 3rd रीडिंग स्टेज। देखो जनरली 3 स्टेजेज होती हैं हमारे जब भी प्रोसेस होता है, पहले जो किसी बिल को लाया जाता है उसका इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसके बाद उस पर बहस होती है, फिर उसके बाद लास्ट में उसके लिए वोटिंग होती है। जो 3rd स्टेज होता है उसी में जनरली जो हम स्पेशल मेजोरिटी को यूज़ करते हैं। इसमें किस तरह के अमेंडमेंट होते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, एंड ऑल अदर प्रोविजंस व्हिच आर नॉट कवर्ड बाय द फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरीज। ठीक है, होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। क्लियर क्या, स्पेशल मेजोरिटी मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया। 2 तरह की कंडीशन स्पेशल मेजोरिटी के अंदर आती है, तो टोटल मेंबरशिप का हाफ से एक ज़्यादा होना चाहिए, एंड साथ ही साथ बात करें जो दूसरी कंडीशन यही है कि जो टोटल लोग प्रेजेंट हैं वहाँ पर वोट करने के लिए, जो लोग आए हुए हैं उसे कम से कम 2/3 लोग जो है उस पर रेटिफाई करे हुए हो। ओके, अब बात करें जो 3rd कैटेगरी है, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स। ठीक है, कंसेंट ऑफ स्टेट कितने, हाफ
जो स्टेट्स, अगर टोटल स्टेट्स हमारे पास 28 है तो कम से कम 14 जो राज्य हैं उन लोग रेटिफाई करने चाहिए उस पर्टिकुलर बिल पर, ठीक है। 15वां राज्य करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे 14 राज्य उस पर रेटिफाई करते हैं तो बिल को पास मान लिया जाता है, बाकी जगह इंट्रोड्यूस करा जाए या ना करा जाए उससे फिर फर्क नहीं पड़ता। ओके, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तो वहाँ पर इसी तरह से रेटिफाई करवाया जाएगा राज्यों से भी स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ। एक्सटेंड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी इस तरह से नियम कानून बनाए जाएंगे तो उसको इसी तरीके से, वैसे बनाया नहीं जाता सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के मामले में ज़्यादा, जो हमारा लेजिस्लेटिव सिस्टम ज़्यादा हेरफेर नहीं करता, करा था वहाँ पे एनजेएसी आया था जब याद है 2014 के अंदर, तो वापस से उसने क्या कर दिया, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिर क्या कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो किसी चीज़ को उससे ऐसा लगता है कि ये चीज़ संविधान के साथ नहीं है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है घोषित करके उसको अनवैलिड घोषित कर सकती है, ठीक है। तो वो चीज़ इनवैलिड हो जाएगी तो फायदा क्या है ना उस चीज़ को बनाने का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, जो यूनियन और स्टेट्स के बीच में जो भी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, क्योंकि देखो स्टेट और यूनियन दोनों का जहाँ पर बात आ जाती है वहाँ पर हमेशा कंसेंट ऑफ स्टेट देखा जाता है। एनी ऑफ द लिस्ट इन 7 शेड्यूल, ये जस्ट मैंने अभी आपको बताया 7 शेड्यूल के अंदर क्या यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और फेडरल लिस्ट है। तो इसी वजह से जो है जहाँ पर स्टेट और यूनियन की बात आ जाती है ध्यान रखिएगा हमेशा कंसेंट लिया जाएगा स्टेट्स का। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो है स्टेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है राज्यसभा के थ्रू, जो भी स्टेट्स, ये सब हमें देखना है कहाँ से देखा जाएगा, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट। जैसे उत्तराखंड के अंदर 3 राज्यसभा सीटें, बढ़ाना है घटाना है तो वहाँ पर क्या करा जाएगा, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन को जो है किस तरह से कवर किया जाएगा, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स प्रोविजर 368, अगर 368 को खुद भी अमेंडमेंट करना है तो कैसे अमेंडमेंट किया जाएगा, कंसेंट ऑफ स्टेट लिया जाएगा स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ में। क्वेश्चन कई बार यही पूछ, संविधान संशोधन किसके थ्रू कर रहे हैं हम, 368 के थ्रू कर रहे हैं, 368 को ही अमेंडमेंट करना है तो कैसे करेंगे, स्पेशल मेजोरिटी नहीं चलेगी वहाँ, सिंपल मेजोरिटी नहीं चलेगी वहाँ पर, स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, रेटिफाई बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है हमें जाननी है, हमने देखो 3 तरह से हमने पढ़ा अमेंडमेंट होता है, अमेंडमेंट 3 टाइप से होता है, एक होता है सिंपल मेजोरिटी के थ्रू, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू, तीसरा होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफाई बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। सिंपल कुछ नहीं है, जितने लोग प्रेजेंट है वोटिंग करने आए हुए हैं वो अगर आधे से एक बंदा ज़्यादा जो है क्या कर दें उसको रेटिफाई कर दें तो क्या हो जाएगा, अमेंडमेंट मान लिया जाएगा। एंड दूसरा स्पेशल मेजोरिटी, 2 कंडीशन है इसके अंदर, एक तो टोटल जो स्ट्रेंथ है उसका आधे से ज़्यादा, आधे से मतलब एक बंदा ज़्यादा अगर हाँ बोल दे तो क्या बन जाएगा, एक पहली कंडीशन को फुलफिल कर देगा स्पेशल मेजोरिटी के अंदर। दूसरी कंडीशन क्या है, जितने लोग वोट करने आए हुए हैं उसका 2/3 जो है लोग होने चाहिए, उसमें से एक ज़्यादा, और वो क्या कर देंगे उसको बना देंगे क्या कानून। तो 2 कंडीशन फुलफिल होगी ना, टोटल स्ट्रेंथ वाली भी प्रेजेंट वाली भी, जैसी होंगी तो स्पेशल मेजोरिटी मिल जाएगी। तीसरी क्या है, तीसरी यही है जो सेकंड वाली स्पेशल मेजोरिटी, वो तो पानी ही पानी है, साथ ही साथ आपको जो है स्टेट से भी, जो स्टेट्स है 28 राज्य उनमें से 14 राज्यों को कम से कम उसका एसेंट मिलना चाहिए आपको, उसके बाद ही वो कानून बन पाएगा, उसके बाद ही वो एक्ट बन पाएगा, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर भी होंगी, क्लियर हुई है तो आगे बढ़ें। देखो प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज लेड डाउन आर्टिकल 368 इज एज फॉलोज, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ध्यान से, बहुत ही प्यारी चीज़ है। An amendment of the constitution can be initiated only by the introduction of a bill for the purpose in either house of the parliament, लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों जगह पर इसको क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कर सकती है, जो राज्यों की विधानसभाएं हैं वो नहीं कर सकती हैं, ध्यान रखिएगा। बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर बाय द मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर एंड डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का बिल है उसको कोई भी व्यक्ति, मिनिस्टर हो या फिर प्राइवेट मेंबर हो, मिनिस्टर प्राइवेट मेंबर में समझ लीजिए, देखो हमारा जो लोकसभा है, लोकसभा का जो कम से कम जो 15% है, मैक्सिमम जो 15% है, उतने ही लोग क्या कर सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर आ सकते हैं। 15% कितना हो जाएगा, 81 के आसपास, 81 जो है लोग ही प्रधानमंत्री को मिलाकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा हो सकते हैं, राइट। तो यही लोग क्या कहलाते हैं, मिनिस्टर्स कहलाते हैं। बात करें प्राइवेट मेंबर्स, क्या है, प्राइवेट मेंबर्स वो है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा नहीं है। देखो 543 लोग हैं टोटल, 81 लोग मान लो होते नहीं है अभी, जनरली 60-65 के आसपास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, टोटल 81 तक हो सकते हैं, ठीक है। तो 60-65 लोग ही अभी के टाइम में जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, बाकी जो लोग हैं
543 में से अगर 60% घटा लोगे, जितने भी लोग बच जाते हैं वो लोग सारे क्या कहलाते हैं, प्राइवेट मेंबर्स कहलाते हैं। चाहे वो रूलिंग पार्टी के हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी के ना हो, चाहे वो अपोजिशन के हो, ठीक है, वो सारे प्राइवेट मेंबर्स कहलाएंगे। तो वो सभी लोग जो है इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इस बिल को, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को, ठीक है। एंड इसको जो है प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की भी जरूरत नहीं पड़ती, जैसे मनी बिल को पड़ती है, इसको नहीं पड़ती। द बिल मस्ट बी पास इन ईच हाउस बाय स्पेशल मेजोरिटी। दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजोरिटी की तरफ पास होना चाहिए बिल, ठीक है। एंड साथ ही साथ एंड मेजोरिटी मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड मेजोरिटी 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये सब हमने पढ़ लिया। स्पेशल मेजोरिटी क्या है वही इसी को डिफाइन किया उसने, ठीक है। ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली, दोनों को सेपरेटली पास करना है। पहले लोकसभा में गया तो लोकसभा के बाद राज्यसभा में आएगा, पहले राज्यसभा में आया था तो राज्यसभा के बाद लोकसभा में जाएगा, दोनों जगह अलग अलग पास होना है। ज्वाइंट सिटिंग ही हो गया, जैसे 108 के अंदर ज्वाइंट सिटिंग होती है, ऑर्डिनरी बिल्स के अंदर होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के अंदर कोई भी ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है, ध्यान रखा जाएगा। इफ द बिल, यहाँ पे लिखा हुआ है नो प्रोविजन, ठीक है, क्या लिखा है, नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग ए ज्वाइंट सिटिंग, ये मैंने आपको बता दिया। इफ द बिल सीक्स टू अमेंडमेंट द फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब भी फेडरल प्रोविजन की बात आएगी तो साथ साथ में क्या होगा, इसे जो है बाकी जो स्टेट्स है हमारे, हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स से हमें रेटिफाई करवाना होगा, उसके बाद ही हम उसको फिल करवा सकते हैं। तो क्या होगा, देखो सबसे पहले आपने क्या करवा लिया, लोकसभा में पास करवा लिया, राज्यसभा में पास करवा लिया, राज्यसभा में पास करवाया, फिर लोकसभा में पास करवाया। फिर आपने अगर बात फेडरल सिस्टम को अगर आपके देख उससे अगर इफेक्ट कर रहा है तो उसके बाद क्या करेंगे आप, जो एसेंट लेंगे कहाँ से, जो हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स है वहाँ से एसेंट लेंगे। फिर उसके बाद जाएगा प्रेसिडेंट के पास में, प्रेसिडेंट को मैंडेटरी है यहाँ पर पास करना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल, ही कैन नाइदर withhold his assent to the bill nor return the bill of the reconsideration of the parliament। जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ और सिर्फ उसको असेंट ही कर सकता है, उसको जो है रिटर्न नहीं कर सकता वापस रिकंसिडरेशन के लिए कि आप दोबारा इस पर पुनर्विचार कीजिए, नो, ठीक है, उसमें नहीं कर सकता, परमिशन है ही नहीं उसके पास में, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। एंड आफ्टर द प्रेसिडेंट्स असेंट द बिल बिकम्स एन एक्ट, जब प्रेसिडेंट उसको असेंट करते हैं, प्रेसिडेंट साहब ने साइन कर देते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है, तो ये बन जाता है एक्ट, ठीक है। ये सब चीज़ें पहले ऐसा मैंडेटरी नहीं था, मैंडेटरी जो प्रेसिडेंट को बनाया गया 1971 के अंदर बनाया गया, ओके। तो ये सब चीज़ें आई होप आपको क्लियर भी होंगी। अभी हम लोग ना इसको थोड़ा सा देखते हैं, प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट। देखो जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर कभी बिल लाया जाता है तो किस तरह से वो उसको अमेंडमेंट किया जाता है, उसकी छोटी सी प्रोसेस है, उसको समझते हैं। देखो क्या होता है, कोई बिल मानो सपोज किसी लोकसभा के अंदर इनिशिएट किया गया, लोकसभा के अंदर हो गया, वहाँ पर 3 तरह से अमेंडमेंट होता है, एक सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी, एंड साथ ही साथ रेटिफाई बाय द हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। ऐसा कब होता है, जब फेडरल सिस्टम से इफेक्टेड होती है कोई चीज़, कोई बिल, तो वहाँ पर हम स्टेट्स का भी कंसेंट लेते हैं। जनरली जो सिंपल मेजोरिटी वाला है उसको हम 368 जो हमारा आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डील करता है, उसके अंदर हम लोग नहीं रखते हैं, उसके अंदर हम 2 ही रखते हैं, स्पेशल मेजोरिटी एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट्स वाला। तो होता क्या है, दोनों ही जगह हम ध्यान रखिएगा, हमें सेपरेटली जो है उसको क्या करवाना है, बिल को पास करवाना है, स्पेशल मेजोरिटी कम से कम चाहिए वहाँ पे। एंड साथ ही साथ यहाँ पर कोई जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं होता, ध्यान रखिएगा, जैसे ऑर्डिनरी बिल्स के अंदर होता है वैसे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता। एंड दूसरी बात, जैसे ही ये बिल या तो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाएगा, या राज्यसभा में पहले आया था तो फिर लोकसभा में जाएगा, अगर दोनों जगह से जैसे ये पास हो जाता है, फेडरल सिस्टम वाला केस है तो फिर राज्यों के पास भी जाएगा। जैसे अभी 28 राज्य हमारे पास में, 14 राज्य जैसे ही उसको एसेंट दे देते हैं तो वो बिल क्या बन जाता है, पास हो जाता है। और उसके बाद प्रेसिडेंट के पास में जाता है, प्रेसिडेंट के पास जैसे ही वो बिल जाता है उसको एसेंट करना मैंडेटरी है। मैंडेटरी पहले नहीं था, 1971 के अंदर इसको मैंडेटरी बना दिया गया। एंड जो ये बिल जो है ना वो बन जाता है एक्ट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को मैंडेटरी है इस पर साइन करना, ठीक है, वो बिल को रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा से नहीं भेज सकता। तो ये था हमारा प्रोसीजर जो भी अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। हम लोगों ने जो जो चीज़ें पढ़ी अमेंडमेंट से रिलेटेड, हमने ये पूरा जो पार्ट नंबर 4 है हमारा कौन सा है, पार्ट नंबर 4 डील करता है हमारे अमेंडमेंट से रिलेटेड, इसको हमने आज जानने की कोशिश करी इस क्लास के अंदर, ठीक है। तो जितने भी दोस्त लोग हैं आपके उन तक भी इस वीडियो को पहुँचाइएगा, ठीक है। जितने भी दोस्त लोग हैं आपके, जितने भी साथी जानने वाले हैं उनको आप उन तक इस वीडियो को पहुंचाएगा, उनको अगर आपको सही में लगा है कि यहाँ से आपने कुछ गेन किया है, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास के अंदर, बाय बाय, टेक केयर एंड अपना ख्याल रखिए। एंड साथ ही साथ रिवीजन, यार मैं बार बार बोलता हूँ आपको कि रिवीजन आपको मस्ट करना है, ठीक है। रिवीजन नहीं करोगे तो बहुत दिक्कतें होंगी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। अभी 28 लेक्चर हो गए तो 20, ठीक है, हो सकता है 3-4 लेक्चर आपको थोड़े पुराने याद हो, बट उससे पहले का क्या ना, दोबारा से तो नहीं देखोगे ना, बहुत टाइम वेस्ट होगा भाई।
तो इसलिए जो है बार बार पढ़ने से अच्छा एक ही बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। बाय बाय।